स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए DSSB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्वेश्चंस और आंसर्स को लेकर के। और ये सारे क्वेश्चंस और आंसर आए हुए एग्ज़ाम्स के हैं, जो फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आज भी जो सेट पेपर मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो भी किसी न किसी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में आया हुआ है। अभी एग्जैक्ट मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा था, तो मैंने केवल इसमें ये डाल दिया है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम पेपर। लेकिन कल या परसों जब भी मैं आपको वीडियो ला करके दूंगा तो उसमें मैं ये मेंशन कर दूंगा कि ये किस फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आप लोगों की डिमांड रहती है आप लोगों की सुविधा के लिए, ठीक है ना, और डिमांड रहेगी ही, ये ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग डिमांड करेंगे इस चीज़ की कि आपको PDF मिल जाए। तो अगर आप PDF इसका देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है ना। और उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आपको A to Z सारी PDFs मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ये आया हुआ क्वेश्चन है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स इन द डिफिशियंसी ऑफ, कह रहा है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी डिफिशियंसी से हो जाता है, तो आप बताएंगे विटामिन B12 जिसको कहा जाता है साइनोकोबालामिन, ठीक है ना। तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स इन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है इज नॉट एन एंटीबायोटिक ड्रग, कह रहा है एंटीबायोटिक ड्रग नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन नहीं होगा। तो उनमें से एक क्या था, ओसेल्टामिविर। तो ओसेल्टामिविर क्या है, ये एंटीबायोटिक नहीं है, ये एंटीवायरल ड्रग है, ठीक है ना, एंटीवायरल ड्रग है ओसेल्टामिविर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ। कह रहा है कंडीशन कॉमनली कॉजेज सीवियर पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट। कह रहा है ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो जाता है कि सीवियर पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, रेडनेस आ जाती है, साथ ही साथ स्वेलिंग हो जाता है फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट्स में। तो ये कौन सी कंडीशन है, तो आप बताएंगे जाकर के इस कंडीशन को कहा जाता है गाउट। गाउट का मैंने आपको बताया था, सोडियम यूरेट क्रिस्टल जो होते हैं, सोडियम यूरेट क्रिस्टल जो होते हैं, ये डिपॉजिट हो जाते हैं जाकर के जॉइंट्स में, ठीक है ना। तो जॉइंट्स में जो है सोडियम यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्या कह रहा है, इज़ नॉट अ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन नहीं है, इज़ नॉट अ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो आप बताएंगे लिस्प्रो, लिस्प्रो इज़ नॉट अ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सी नहीं है, लिस्प्रो नहीं है, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मैक्सिमम डेली डोज ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का जो एंटी डायबिटिक ड्रग होती है जाकर के, मेटफॉर्मिन का डेली जो है हम लोग मैक्सिमम कितना डोज दे सकते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के मेटफॉर्मिन हम लोग डेली दे सकते हैं 2000 mg तक, ठीक है ना। और मेटफॉर्मिन किस में देते हैं, डायबिटीज़ में देते हैं। डायबिटीज़ का मतलब क्या होगा जाकर के, ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए। किसकी मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए। ग्लूकोज कैसे बढ़ेगा, देखिए पैनक्रियाज में 2 सेल होती हैं जाकर के, ह्यूमन बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैनक्रियाज। अब इस पैनक्रियाज में 2 सेल्स होती हैं जाकर के, एक अल्फा सेल्स एक बीटा सेल्स, ठीक है ना। तो जो बीटा सेल्स होती हैं ये इंसुलिन सिक्रीट आउट करती हैं, इंसुलिन, और जो अल्फा सेल्स होती हैं ये ग्लूकागॉन सिक्रीट आउट करती हैं, ग्लूकागॉन, ठीक है ना। तो ग्लूकागॉन, इसी ग्लूकागॉन को आगे जो है जाकर के कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, इस तरीके से आप समझिएगा, ठीक है ना। जो क्या करता है कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, और ये जो इंसुलिन होता है इस बढ़े हुए ग्लूकोज को न्यूट्रल करने का काम आता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब भी आपका ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ेगा, बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रेट आउट कर देगी और ये क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा। लेकिन होता क्या है कि बॉडी में ये बीटा सेल्स सही से काम करना बंद कर देती है, जिसके कारण इंसुलिन का फॉर्मेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। अब ये जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है इसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से इंसुलिन सिक्रेट आउट नहीं होगा जाकर के। जब इंसुलिन सिक्रेट आउट नहीं होगा तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, इसी को कहते हैं हम लोग डायबिटीज़, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, डायबिटीज़ या शुगर जो भी आप कह सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है डोज ऑफ टेलमीसार्टन यूज्ड इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में टेलमीसार्टन का डोज क्या होता है, में टेलमीसार्टन का डोज क्या होता है जाकर के आप बताएंगे। हाइपरटेंशन का मतलब इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें क्या होता है कि टेलमीसार्टन की डोज कितनी, 40 mg होती है जाकर के, ठीक है ना। डोज ऑफ टेलमीसार्टन यूज्ड इन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में 40 mg हम लोग टेलमीसार्टन का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यूजेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडिसन डिसीज।
क्या हम लोग एडिसन डिसीज़ में किसका यूज़ करते हैं जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का यूज़ होता है जाकर के किसमें, एडिसन डिसीज़ में। एडिसन डिसीज़ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टेरॉइड। स्टेरॉइड भी देखा जाए तो दो तरीके के होते हैं जाकर के, एक होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, एक होता है कैटाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक स्टेरॉइड बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं बॉडी को ग्रो करने के लिए, और कैटाबॉलिक स्टेरॉइड क्या होते हैं जाकर के, ऐसे स्टेरॉइड जो बॉडी में जो भी फूड मटेरियल है उसको तोड़ते हैं जाकर के एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए, ठीक है ना। और कुछ फूड मटेरियल, कुछ स्टेरॉइड ऐसे होते हैं जो फूड मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग द न्यू सेल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, जिससे क्या होता है जाकर के बॉडी ग्रोथ करती है, और बॉडी बिल्डर्स जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक मिनट दोस्तों रुकिएगा ज़रा, ये बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं जाकर के बॉडी बिल्डर्स, और कैटाबॉलिक स्टेरॉइड दिया जाता है जो फूड मटेरियल तोड़ने के लिए, फूड मटेरियल का इस्तेमाल होगा जाकर के रिलीज टू ब्रोकन डाउन एनर्जी, ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, है ना। फूड मटेरियल टूटता है जाकर के एनर्जी को रिलीज करने के लिए, वो होता है कैटाबॉलिक स्टेरॉइड। फिर कह रहा था एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट एसोसिएटेड विद साइड इफेक्ट ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस। कह रहा है कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट या एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन ऐसी है जो कि जिसका साइड इफेक्ट होगा जाकर के ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस जिसका साइड इफेक्ट होगा, ऑप्टिक का मतलब आई और न्यूराइटिस का मतलब आप समझ रहे हैं न्यूरॉन से रिलेटेड है, तो आई के न्यूरॉन से जो रिलेटेड दिक्कत है, यानी जो आई साइड से दिक्कत आपकी रिलेटेड है, उसमें किस एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट की वजह से हो जाती है, तो आप बताएंगे जाकर के ईथम ब्यूटाल। मैंने आपको बताया था कि ईथम ब्यूटाल जो है ये विजुअल डिफेक्ट कर देती है जाकर के, या ब्लड विजन कर देती है, क्या कर देती है, ब्लड विजन कर देती है जाकर के, ठीक है ना, ब्लड विजन या विजुअल डिफेक्ट कर देती है जाकर के ईथम ब्यूटाल, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। कह रहा है इनमें से कौन सी एक सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट नहीं है। देखिए एंटी ट्यूबरकुलर का जो क्लासिफिकेशन है उसमें कई तरीके की मेडिसिन होती है। एक फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, एक सेकेंड लाइन ड्रग होती है जाकर के, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन। फिर इंजेक्टेबल ड्रग्स भी आती हैं जाकर के, तो फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स होती हैं उनमें भी कुछ ड्रग्स होती हैं, सेकेंड लाइन में भी कुछ ड्रग्स होती हैं। तो कह रहा है इनमें से कौन सी एक ऐसी मेडिसिन है जो सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट नहीं है, तो आप बताएंगे जाकर के साइक्लोस्पोरिन। फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, तो सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट नहीं है साइक्लोस्पोरिन, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल आर विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर एक्सेप्ट। कह रहा है ऑल आर विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर। कह रहा है इनमें से जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो विटामिन के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर हैं, ठीक है ना। लेकिन एक जो है विटामिन के ऊपर निर्भर नहीं है, फाइलोक्विनोन के ऊपर निर्भर नहीं है। कौन सा है, फैक्टर 13 जो है नहीं है, फैक्टर 13 नहीं है। पहला फैक्टर कौन सा होता है, फाइब्रिनोजन। फिर दूसरा कौन सा होता है, प्रोथ्रोम्बिन। फिर कौन सा होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर कौन सा होता है, कैल्शियम। फिर कौन सा होता है, क्विक लेबाइल फैक्टर। फिर ठीक है ना, फिर आता है नॉट एग्जिस्ट। फिर होता है कैल्शियम। फिर होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। फिर आता है क्रिसमस फैक्टर। तो इस तरीके के ये सारे फैक्टर्स आता है जाकर के, क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जाकर के, ठीक है ना, ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। और कह रहा है ऑल आर विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर। जो फैक्टर 13 है वो विटामिन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। कह रहा है एक्ट बाय इनहिबिशन कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कह रहा है कौन सा एक ऐसे एक्ट करता है, कैसे इनहिबिट कर देता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस को। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट करके कौन सा एक्ट करता है, आप बताएंगे। एसीटाजोलामाइड। एसीटाजोलामाइड जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होती है, बस इतना याद रखना है। विच वन ऑफ दिस इज अ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, आप बताएंगे एसीटाजोलामाइड। अब इसको याद करने, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को याद करने का ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है एक्ट बाई इनहिबिशन कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स कह रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर कौन सा है। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है कार, एक है बो, एक है निक, है ना। तो मतलब कार की बात हो रही है यहाँ पे, बस इतना याद रखिए। कार, बो मतलब वो कार। अच्छा कार कौन सी अच्छी होती है, तो आप बताएंगे जिसमें एसी लगी हो, है ना। कार कौन सी अच्छी होती है, जिसमें एसी लगी हो। तो एसीटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, बस इतना ही याद कर लो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर कौन सा है, एसीटाजोलामाइड। आपको याद हो जाएगा, बस इतने से आपका काम चल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस इज अ सल्फोनिल यूरिया। सल्फोनिल यूरिया का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आप बताएंगे ग्लीक्लाजाइड। ऑक्ट्रियोट्राइड भी होता है, ग्लीकाजाइड यहाँ पे आप करेंगे, ग्लीक्लाजाइड इज अ सल्फोनिल यूरिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। तो विच ऑफ दिस इज अ
सल्फोनिलयूरिया, आप बताएंगे ग्लीक्लाजाइड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड इन द सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है ना, या आप ये कह सकते हो कि पैनक्रियाज में दो तरीके की सेल्स होती हैं, आपको पता ही है पैनक्रियाज की किस सेल में इंसुलिन जो है सिंथेसाइज होती है, बनती है जाकर के। तो अभी मैंने आपको बताया बीटा सेल्स से जो है बनती है जाकर के, क्या इंसुलिन हमारा बीटा सेल से बनता है जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। ऑल आर यूज्ड, कह रहा है ऑल आर यूज्ड इन द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन एक्सेप्ट। कह रहा है जब भी आपको माइग्रेन की दिक्कत होती है तो सभी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं केवल एक चीज़ को छोड़ करके, क्या है? तो आप बताएंगे सुमाट्रिप्टन। सुमाट्रिप्टन ऑल आर यूज्ड इन द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन एक्सेप्ट सुमाट्रिप्टन। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जाकर के। कह रहा है कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग, कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू प्रोड्यूस फीटल एबनॉर्मेलिटीज इज कॉल्ड। कह रहा है जाकर के फीटल, फीटल का मतलब होता है जाकर के बेबी अंडर, बेबी व्हेन बर्थ इज नॉट हैपन। मतलब जब बेबी क्या होता है जाकर के माँ के पेट में होता है तो उसको हम लोग फीटल कह देते हैं। ठीक है ना, एम्ब्रियो, फीटल, कई नामों से जाना जाता है। तो ये स्टेज होती है जाकर के, यहाँ फीटल की बात हो रही था करके, तो आप बताएंगे इमेच्योर बेबी की बात हो रही है जो कि माँ के पेट में अभी। ठीक है ना। तो कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू प्रोड्यूस फीटल एबनॉर्मेलिटीज, ये जो फीटल है, ये जो बेबी है, इसमें एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी, या तो इसका हेड बड़ा हो जाएगा, हाथ पैर छोटे हो जाएंगे, या हाथ पैर बड़े हो गए हेड छोटा हो गया, इस तरीके से जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो इस एबनॉर्मेलिटीज़ को क्या कहा जाता है? जब ये बच्चे में हो जाती हैं, ऐसा बच्चा जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है, तो इसको कहा जाता है टेरेटोजेनेसिटी। टेरेटोजेनेसिटी, इसमें कई सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जैसे थैलिडोमाइड, ये क्या कर देता है? फोकोमेलिया, ये भी एक तरीके से टेरेटोजेनेसिटी होती है। तो कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू प्रोड्यूस फीटल एबनॉर्मेलिटीज़, जो भी फीटल है उसको एबनॉर्मल कर देना, ये क्या कहलाता है? इसको कहते हैं टेरेटोजेनेसिटी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। DSSB फार्मासिस्ट की जो तैयारी है वो आपकी यहाँ पे करवाई जा रही है। साथ ही साथ ये वीडियो आपके जितने भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बस ये एक नाम हो जाता है कि ये DSSB है, ये OSSC है, ये फलाना, ये ठिकाना है, ऐसा कुछ है नहीं, बाकी सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो करना आपको ये है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त तक जो है इसको जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अ ड्रग एट यूजुअल थेरापेटिक डोज इज कॉल्ड। यूजुअल का मतलब समझ रहे हैं? ऐसा डोज जिसको आप मतलब अक्सर ले लेते हैं, ड्रग की वह डोज जो अक्सर आप ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट किसी को हाथ पैरों में दर्द हुआ तो उसने कॉम्बी फ्लेम ले ली, क्या ले ली? कॉम्बी फ्लेम ले ली। ठीक है, अब कॉम्बी फ्लेम का डोज तो आपको पता ही है, एक गोली खाई आपने, खा ली कॉम्बी फ्लेम। ठीक है ना। तो ये तो यूजुअल हो गया जाकर के, और यही यूजुअल डोज जो मतलब दैनिक डोज है, जो नॉर्मली खाया जा सकता है, ये डोज अगर किसी को टॉक्सिक इफेक्ट कर दे सामान्य डोज पे, तो इसको क्या कहेंगे जाकर के? इस कंडीशन को कहते हैं जाकर के इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस का मतलब ड्रग जो है आप टॉलरेट नहीं कर पाए, इनटॉलरेंस हो गया, ड्रग आप सहन नहीं कर पाए। इस तरीके से ये समझ लीजिए, ड्रग का एक्शन आप जो है सह नहीं पाए तो असहनीय हो गया, तो इसको कह देते हैं इनटॉलरेंस। ठीक है ना। तो टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अ ड्रग एट यूजुअल थेरापेटिक डोज इज कॉल्ड इनटॉलरेंस। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू अ ड्रग इज कॉल्ड। कह रहा है टॉलरेंस, कह रहा है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू अ ड्रग इज कॉल्ड। जब रैपिड, रैपिड का मतलब होता है जल्दी, डेवलप हो जाए टॉलरेंस, किसी भी ड्रग का टॉलरेंस, यानी अब उसको खा रहे हैं तो वो टॉलरेट हो रही, तो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ टॉलरेंस टू अ ड्रग इज कॉल्ड, इसको कहते हैं टैकीफाइलेक्सिस। ठीक है ना, टैकीफाइलेक्सिस इसको कह देते हैं जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए टैकीफाइलेक्सिस के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। कह रहा है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू अ ड्रग इज कॉल्ड टैकीफाइलेक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ? आपने 100 mg कोई मेडिसिन खाई, ठीक, 100 mg मेडिसिन खाई पहली बार, तो वो मेडिसिन गई और आपको बढ़िया बेनिफिट दिया, आप बिल्कुल चकाचक हो गए। ठीक, दोबारा फिर 1-2 दिन के बाद आपने फिर वही 100 mg खाई, मतलब एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, 1-2 दिन के बाद 100 mg फिर वही खाई। ठीक है ना, 2-3 दिन के बाद लगातार खा रहे हैं, फिर तीसरे दिन जब आपने ये खाई 100 mg, तो इसने आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। अब आप परेशान हैं कि यार अब क्या करें। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं मतलब पहले उस मेडिसिन ने आपको रिस्पांस दिया, फिर अचानक वो मेडिसिन रिस्पांस देना बंद कर दे उतने ही mg पे, उतने ही डोज पे, तो इसको कहते हैं टैकीफाइलेक्सिस। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं जब डिस्क्राइब करेंगे? रैपिड डेवलपमेंट, बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाए
टॉलरेंस टू अ ड्रग, मतलब जब ड्रग का टॉलरेंस हो जाए जा करके, एक तरीके से ड्रग रेजिस्टेंस कर जाए जा करके, यानी जब आपको 100 mg काम कर रही थी, अब वो 100 mg वो असर ही नहीं दिखा रही, अब आपको बढ़ा के डोज देना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं टॉलरेंस, है ना। तो ये होता है टैकीफाइलेक्सिस। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे, क्या कह रहा है, ड्यूबॉइस फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट। ड्यूबॉइस फार्मूला किसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप बताएंगे बॉडी सरफेस एरिया, BSA बॉडी सरफेस एरिया। अब देखिए यहाँ पे BSA के दो फुल फॉर्म होते हैं। अगर आप किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले से पूछेंगे भैया बताओ BSA का मतलब क्या होता है, तो ये बड़ा खुश हो जाएगा बंदा, ठीक है, खुश हो जाएगा और कहेगा बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, ठीक है। वहीं अगर आप किसी मेडिकल वाले बंदे से पूछ लें जा करके भैया BSA फुल फॉर्म बताओ, तो वो आपको ये थोड़ी बताएगा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, वो तो बताएगा बॉडी सरफेस एरिया होता है जा करके। तो आप मुंह बना खड़े हो जाएंगे, आए ये क्या बता रहा है, यही तो मेडिकल का है भैया झामा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे, देखिए क्या कह रहा है, इज़ नॉट यूज्ड पेरेंटली। कह रहा है पेरेंटली हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और वहाँ पे ऑप्शन दिया गया था सिफिक्जिम। सिफिक्जिम एंटीबायोटिक है, ठीक है ना, इसको हम लोग पेरेंटली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी इसको IV रूट से हम लोग नहीं दे सकते हैं, या IV या IM, यानी विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, सिरेंजेस एंड निडल एंड सिरिंज की हेल्प से सिफिक्जिम नहीं दी जाएगी, इसको हम लोग ओरली देंगे जा करके। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, क्या क्या कह रहा है, कह रहा है एबनॉर्मल परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ अ स्टिमुलस इज कॉल्ड। एबनॉर्मल परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है जा करके, एबनॉर्मल का मतलब होता है जा करके भाई जो नॉर्मल ना हो। परसेप्शन का मतलब एक तरीके से आपने कोई दिमाग में किसी चीज़ की इमेज बना ली, परसेप्शन ये हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, जबकि मतलब वहाँ पे कोई चीज़ है नहीं, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपने कोई एक ऐसी धारणा बना ली जो चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना, इसको कहते हैं परसेप्शन। भाई मान लो आप जैसे जा रहे हैं रास्ते में, आपको लगा कि रास्ते में आप हमें सांप मिल जाएगा, ठीक, रात में जा रहे हो और तुम्हें लगा सांप मिल जाएगा। अब सांप है चाहे ना हो, लेकिन आपको दिखाई पड़ रहा है कि यार सांप है, अब भले ही वो परछाई हो कोई चीज़ की, ठीक है, तो इसको क्या कह देते हैं, और भले परछाई हो परछाई भी ना हो, आप खाली आपने मन में सोच रहे हैं तो आपको दिखाई पड़ने लगा, तो इसको कहते हैं परसेप्शन। एक तरीके से अपने मतलब काल्पनिक विचार दिमाग में आना, इसको कहते हैं परसेप्शन, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं जाकर के, इसको कहते हैं मेडिकल की कंडीशन में हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है ऐसा परसेप्शन बना लेना, जो चीज़ है नहीं उसके बारे में सोचने लगना, ठीक है ना, जो चीज़ है नहीं उसके बारे में सोचने लगना, इसी को कहते हैं परसेप्शन, हेल्यूजिनेशन। अवास्तविकता कहते हैं, इसमें कहते हैं सपनों में खो जाना, दिवा स्वप्न एक तरीके से, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा था अपर्चर ऑफ द ह्यूमन लेंसेज इज कॉल्ड। ह्यूमन लेंस का जो अपर्चर होता है इसको क्या कहते हैं जाकर के, आप बताएंगे प्यूपिल, ठीक है ना, प्यूपिल इज द अपर्चर ऑफ द ह्यूमन लेंस। तो इतना याद करना है आपको कि द अपर्चर ऑफ द ह्यूमन लेंसेज इज कॉल्ड प्यूपिल। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, कह रहे हैं मलेरिया इज कॉज्ड बाई, मलेरिया इज कॉज्ड बाई फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो, ठीक है ना, ये क्या कर देता है मलेरिया, और फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटो क्या कर देता है, ये कर देता है फाइलेरिया। किससे होता है जाकर के, वुचेरिया जंतु से होता है जाकर के, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि यहाँ पे देखो खून कौन पी रहा है, फीमेल इधर, अच्छा फीमेल एनाफिलीज इधर है, फीमेल क्यूलेक्स इधर है, और एडीज मॉस्कीटो इधर भी कौन होगा, इधर भी फीमेल ही होगा। एडीज क्या कर देता है, बोन ब्रेकिंग फीवर, यानी क्या कर देता है, डेंगू। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, तीनों जगह फीमेल लिख के आ रहा है ना। फीमेल का कुल मिला मतलब ये देखो आप, फीमेल मॉस्कीटो, फीमेल मॉस्कीटो, फीमेल मॉस्कीटो, तो थोड़ा सा बच के रहो। फीमेल चीज़ जो है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत कायदे से चलो इनके साथ, है ना, नहीं तो देख रहे हो। अब इसमें क्या है, मलेरिया इज कॉज्ड बाई, तो मलेरिया किससे होता है, फीमेल एनाफिलीज पैरासाइट होता है, एक तरीके से पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, इनके पास परजीवी होता है जाकर के, यही परजीवी क्या कर देता है, मच्छरों का दूसरे के काटा तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया, तो ये क्या कर देते हैं, एक तरीके से वेक्टर जनित रोग कर देते हैं। वेक्टर जनित रोग ऐसे रोग जो मच्छरों के द्वारा फैलते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं जो वेक्टर का मतलब जो वाहक होते हैं, वाहक। अब ये क्या होते हैं, ये वाहक खुद तो बीमार नहीं होंगे, यहाँ से पैरासाइट लिया दूसरे के पास से, इन्होंने अपने पास रखा और जाके दूसरे के अंदर इंसल्ट कर दिया, खुद नहीं बीमार हो रहे हैं। अब फाइलेरिया क्या, फीमेल क्यूलेक्स है, यहाँ से काटा किसी फाइलेरिया वाले को, वुचेरिया जंतु यहाँ से लिया और यहाँ से लेकर के अपने अंदर लाया, अब इसके अंदर वुचेरिया बने रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ये दूसरे के काटेगा तो ब्लड स्ट्रीम में जाकर के वो वुचेरिया जंतु पहुँच जाएगा। तो वाहक कौन हो गया, फीमेल
क्यूलेक्स हो गया। तो बस यही होता है जाकर के पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब परजीवी से होता है। तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय पैरासाइट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, डिसीज इज स्प्रेड थ्रू द फीकल ओरल रूट। ऐसी डिसीज जो फीकल और ओरल रूट से स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, ठीक है ना, तो उस डिसीज़ क्या, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए कैसे होता है, फीकल रूट और ओरल रूट। ओरल का मतलब मुख गुहा से, ठीक है ना, और फीकल का मतलब जहाँ से आप मतलब फ्रेश जाते हैं, ठीक है ना, तो जहाँ से स्टूल पास आउट होता ही हो गया आपका फीकल रूट, ठीक है ना। तो ये हेपेटाइटिस ए वायरस दोनों रूट से एंट्री कर सकता है इनसाइड द बॉडी। फिर क्वेश्चन नंबर 24 पे चलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, स्टार बना लीजिए। VDRL टेस्ट इज एसोसिएटेड विद। तो VDRL टेस्ट, खान टेस्ट, वासरमैन टेस्ट, ये सब किससे होते हैं, सिफाइलिस के टेस्ट होते हैं जाकर के, सिफाइलिस के, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक करेंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है द टर्म ESR स्टैंड फॉर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ESR जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लाते रहेंगे। दोस्तों आपको इस वीडियो की जो PDF है ये आपको टेलीग्राम में मिलेगी, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर के ये आप जो PDF है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अपना मतलब आसानी रहेगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।